इसमें नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए सभी लोग उठ जाइए, टाइम हो गया अपनी क्लास का। तो आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग जो है 2024 के बैच के लिए नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा बच्चों की मांग आ रही थी कि नीट की क्लासेस स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग जो है 12th प्लस नीट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही। और उसके बाद में 11th और उसका जो भी नीट का पोर्शन होगा वो हम कुछ ही दिनों के अंदर उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो आज से ही जो है हम लोग 12th का और नीट का दोनों का सिलेबस मिलाकर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम आप जो है पूरा सिलेबस करवाइएगा इस बार। और क्योंकि पिछली बार भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था। तो मैंने कई बार बोला है अपनी क्लासों में कि यूट्यूब पे सिलेबस करवाना पॉसिबल नहीं होता है। ऑफलाइन बैच भी होते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन ऐप के ऊपर भी क्लासेस चलती है। अगर आपको किसी को भी किसी भी बच्चे को पूरा सिलेबस पढ़ना है कि हमें पूरा कोर्स चाहिए हमारे 12th के लिए भी और हमारी नीट प्रिपरेशन के लिए भी, अगर हमें पूरा सिलेबस कवर करना है तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर जो है आपको कोर्स जो है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि हमने 2024 के बैच के लिए नया कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है ना। तो उसके ऊपर आपको कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। बाकी हमसे जितना हो पाएगा उतना हम इस कोर्स को जो है, जो भी आपका कोर्स है 12th का और नीट का, वो हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे कि इस बार जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाए, है ना। इसके अलावा देखिए, अगर मैं नई क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ तो कुछ नया ही अपन पढ़ेंगे इस बार भी, है ना। हमेशा की तरह अगर हम मुझे पुराना ही आपको पढ़ाना होता तो मैं वही क्लासेस जो है आपको बताती कि भाई आप वही क्लासेस देख लीजिए। तो इस बार क्योंकि हमारे पास में जो है वो नया बोर्ड भी आ चुका है ना। और इसके ऊपर कुछ नई नई चीजों के साथ में हम डायग्राम्स वगैरह के साथ में, इसके साथ में मैं आपके लिए जो है कुछ मेरे द्वारा जो नोट्स बनाए गए हैं, है ना, सारे के सारे मैंने जो नोट्स बनाए हैं अपनी ऑफलाइन बैच के लिए या ऑनलाइन बैच के लिए जो कि मैं उनको प्रोवाइड करवाती हूँ, वही नोट्स जो है मैं इस बार आपके लिए यहाँ पर भी लेके आई हूँ। वहां से आप नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। अब दूसरी चीज ये है कि आपका 12th का जो कोर्स है वो आपको पता है कि कुछ चेंज हुआ है, और क्या चेंज हुआ है उसके बारे में पहले ही मैं बात कर चुकी हूँ। मैं एक वीडियो लाइक लेके आई थी जिसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया था कि इस बार जो 2024 का जो बैच है उसके अंदर 12th में क्या क्या चेंजेस आए हैं, है ना। वो सारा चीज जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या उसके अंदर सिलेबस से हटा है, कौन कौन सा पोर्शन हटा है, कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, या पूरा का पूरा लेसन ही हट गया है, या क्या क्या बचा है उसके अंदर, क्या क्या हमें पढ़ना है, वो सब कुछ मैं लेके आई हूँ। और आप एक बार वो क्लास देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें 12th के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपके 12th के जो है 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपके है 12th का फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। अब वो जीवों में जनन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, वो जनन से कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ, नहीं, सेकंड चैप्टर तो है ही अपना, वो तो करेंगे ही, लेकिन फर्स्ट चैप्टर से भी बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं हर एग्जाम के अंदर। भले ही आपके 12th में ना आए, लेकिन हो सकता है कि नीट के अंदर आए या फिर हो सकता है कि किसी अदर एग्जाम में आए, तो वो हम पढ़ेंगे। अब फर्स्ट चैप्टर हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरा आएगा भी नहीं, लेकिन वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं किसी किसी एग्जाम में, वो चीज आज अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी।
हाँ, बाकी अपना जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग जो है वो यही रहने वाला है, सुबह मॉर्निंग 6 बजे का। तो आप सभी, क्योंकि इस टाइम पे जो है बच्चे उठ जाते हैं, फ्रेश मूड में होते हैं और अच्छा-सा समझ में भी आ जाएगा, है ना? शाम को अगर हम क्लास रखेंगे तो वही थके-हारे, है ना? कुछ ना कुछ स्कूल से आए होंगे, कुछ बच्चे कुछ ट्यूशन करके आए होंगे, तो इस तरह से थकान होती है तो वो समझ में भी नहीं आता प्रॉपर्ली, ठीक है? तो इस वजह से अपन जो है सुबह-सुबह मॉर्निंग में हमारी यही क्लास होगी। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो आप सभी जो है अपने जो भी क्लासमेट्स हों, आपके जो भी बच्चे, है ना? उन सभी को आप बता दीजिएगा भई ये टाइमिंग है अपनी, और रोज़ इसी टाइम पे अपने को हर चीज़ पढ़नी है मॉर्निंग टाइम पे, ताकि जो भी है अपना कोर्स कवर करना है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 वाले बैच में, आप उसमें झंडे गाड़ दो, बस। चलिए, इसके अलावा मैं आपके सामने एक और चीज़ लेके आई हूँ कि हमारा जो कोर्स है, मैंने अभी भी बताया था कि 2024 के बैच के लिए जो अपना कोर्स है, वो लॉन्च हो चुका है। मात्र आपको वो कोर्स जो है वो ₹999 में मिल रहा है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के ऊपर वो कोर्स जो है आप परचेज़ कर सकते हैं, केवल और केवल ₹999 के अंदर, ठीक है? उसमें सब कुछ मिलने वाला है आपको, जो आपको आवश्यकता है जिस चीज़ की, जैसे कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना? पीडीएफ नोट्स कौन से? जो मैंने बनाए हैं, ठीक है? और वही जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में देती हूँ, ठीक है? उसके साथ-साथ में सिर्फ 12th के नहीं, नीट के नोट्स भी उसी के साथ में मिलेंगे आपको। नीट प्लस 12th या 12th प्लस नीट बोल दो, वो नोट्स जो है आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, हर रोज़ अपनी ऐप के ऊपर लाइव क्लास होगी, ठीक है? और इसके अलावा जो है आपको टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगी, ठीक है? जैसे-जैसे लेसन होते जाएँगे, वैसे-वैसे आपके टेस्ट लगाए जाएँगे, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके कि हमने जो चीज़ें पढ़ी है उसमें से हमें कितना आता है और हम कितना कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? चलिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कक्षा। और आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था और थंबनेल के अंदर भी आप लोगों ने देखा है कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जनन। अब आप कहोगे कि मैडम, ये जनन वाला टॉपिक आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जनन होता क्या है। और ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो आपका हटा दिया गया है, लेकिन इसी के अंदर टॉपिक था अपना जनन। इसके अलावा जो सेकंड चैप्टर है वो है पौधों के अंदर या पुष्पी पादपों में जनन, ठीक है? वो पौधों में जनन वाला टॉपिक हो गया। और थर्ड चैप्टर जो है वो हो गया अपना कौन सा, मनुष्य में जनन या मानव में जनन, ठीक है ना? तो मानव में जनन पढ़ने से पहले और पुष्पी पादपों में जनन पढ़ने से पहले हम ये तो देखें कि जनन होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो हमारे लिए नॉर्मल सा टॉपिक है, हमने तो कई बार पढ़ा है ये टॉपिक। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नए बैच के हैं, 11th पास करके आए हैं या 11th पास होने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये टॉपिक है जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वरना बहुत सारे बच्चे जो है हमारे अभी, है ना, जो अभी क्लास देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को पता है कि ये टॉपिक है क्या और जनन होता क्या है, ठीक है? देखिए पूरा वीडियो का हाँ, गुड मॉर्निंग विष्णु, वासु। देखिए पूरा टॉपिक जो है या पूरी क्लासेस का तो मैं देखो आपसे वचन नहीं आपको वचन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि पूरा टॉपिक जो है या पूरे सिलेबस करवाना पॉसिबल नहीं होता है यूट्यूब पे। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए सारी की सारी क्लासें लगाऊँ और पूरा सिलेबस करवाने की कोशिश करूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप ऐप के ऊपर जाकर कोर्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। पूरे साल भर का कोर्स है, कोई 2-3 महीने का कोर्स आपको मिलेगा नहीं। पूरे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक वो कोर्स आपके मोबाइल में पड़ा रहेगा, तो आप जब भी चाहे वो क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप वहाँ पर वो कोर्स खरीद सकते हैं। चलिए अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें, आज नहीं, एक फर्स्ट दिन था तो मुझे समझाना ज़रूरी था बच्चों को सिलेबस के बारे में। बाकी आज अब हो गया। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्या है? जनन। अब ध्यान से सुनिएगा, जनन जो है, जनन को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों? रिप्रोडक्शन। बहुत सारे बच्चों क्या एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि मैम इंग्लिश में भी लिखवाया करो, तो चलो इस बार हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, ठीक है? और कुछ नई चीजें भी सीखेंगे और कुछ डायग्राम के साथ में भी हम नई चीजें देखेंगे। अब आता है अपना टॉपिक जनन या रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है? जनन का मतलब या रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? देखो भैया, दो शब्दों से मिलकर बना है, वही चीज बता रही हूँ, कोई नई चीज है नहीं। किससे? री और प्रोडक्शन से। ये शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है? री और प्रोडक्शन से। री का मतलब होता है पुनः, क्या होता है? पुनः। और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना या उत्पादन,
क्या होता है? उत्पन्न करना या उत्पादन। अब इसका मतलब क्या हुआ? जनन या रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? पुनः उत्पादन या पुनः उत्पन्न करना। किसे उत्पन्न करना? कि देखो यहाँ पर एक मैं आपके लिए डायग्राम लेके आई हूँ जिसके अंदर हमारी ये जो है प्यारी सी कौन है? गौ माता है, ये हमारी गाय है। और इस गाय के साथ में एक प्यारा सा आपको क्या दिख रहा है? एक प्यारा सा आपको दिख रहा है बछड़ा। क्या दिख रहा है? बछड़ा। ठीक है ना? बछड़ा का मतलब समझते हो ना? जो गाय का बच्चा होता है उसको अपन बछड़ा बोलते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो कि ये गाय है और गाय के पास में ही एक बछड़ा है जो कि बैठा हुआ है। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि बच्चों बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो आप फटाक से बोल जाओगे कि गाय तो इस बछड़े की मम्मी है और ये बछड़ा इसका क्या है? बच्चा है, यानी कि इसका बेटा बेटी जो भी है। अब लिंग तो हम यहाँ पर निर्धारित कर नहीं रहे हैं कि ये लड़का है कि लड़की है। ठीक है ना भाई? फीमेल मेल में तो हम पता नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आप इनको दोनों को देखो तो ये दोनों कैसे दिखेंगे? आपको एक जैसे दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? एक जैसे दिखेंगे। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इन दोनों में रिलेशन किसका है? माँ बेटे का रिलेशन है या माँ बेटी का रिलेशन है। तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है ना? अब ये बछड़ा जो है, ये बछड़ा इस दुनिया में आया कैसे? जब इस गाय ने इसको जन्म दिया तब ये बछड़ा इस दुनिया में आया, है ना? यहाँ पर कैसे आया कि इस गाय ने इसको जन्म दिया तब ये आया। ठीक है? तो अब देखो जनन का मतलब क्या है? जनन का मतलब ही यही हो जाता है कि कोई जीव जो है, अब ये जीव कौन हो गया? गाय हो गई। कोई जीव जो है जब अपने समान क्यों? क्योंकि ये बछड़ा इसी के जैसा दिख रहा है। जब अपने समान नया जीव पैदा करता है, क्या करता है? अपने समान नया जीव पैदा करता है। ये नया जीव ही तो है। ये नया जीव ही तो पुराना थोड़ी था। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में पहले से ही उपस्थित था और ये फिर से आ गया, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना? तो ये जब जीव जो है, कोई जीव जो है वो अपने समान नया जीव जब पैदा करता है, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जो जनन के अंदर देखो, अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये कौन है बताओ? ये कौन है? इसने क्या किया? ये गाय है और इसने क्या किया? जन्म दिया है। ठीक है? ये क्या, इसने क्या किया? जन्म दिया है। तो इस गाय को तो हम क्या बोल सकते हैं? इस गाय को हम बोल सकते हैं जनक। क्या कहेंगे? जनक। यानी कि जनक का मतलब अगर मैं आपको यहां पर क्लियर करवाऊं तो जनक का मतलब क्या होता है? जनक का मतलब होता है ऐसा जीव जो कि क्या करे? जन्म देता हो। क्या करे? जन्म देता हो, उसे अपन क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ऐसा जीव जो जन्म देता हो उसे जनक कहेंगे। और ऐसा जीव जो जन्म लेता हो, जैसे कि ये बछड़ा हो गया, तो बछड़ा क्या हो गया कि जन्म लिया है इसने, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? संतति। अब मैं ये जनक और संतति शब्द क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये बार बार आपकी चीजों में आएंगे। हर एक टॉपिक, कोई भी आप जनन का टॉपिक पढ़ोगे तो बार बार आएगा कि ये जनक है, ये संतति है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि जनक का मतलब क्या होता है और संतति का मतलब क्या होता है। जनक का मतलब होता है जो जन्म देता हो और संतति का मतलब होता है जो जन्म लेता हो। अब ध्यान से सुनिएगा फिर से कि जनन किसे कहेंगे? कि वह प्रोसेस या वह जैविक प्रक्रिया, बोल रही हूं उसी के साथ साथ में नोट्स बनाने हैं आपको। जनन का मतलब क्या हो गया? कि वह प्रक्रिया जिसमें, या यह वह जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने समान ही देगा ना। ऐसा तो नहीं है कि गाय के भैंस पैदा हो गई या भैंस के जो है कुत्ता पैदा हो गया, कुत्ते के घोड़ा पैदा हो गया या घोड़े के बैल पैदा हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। हर एक जीव जो इस दुनिया में है वो अगर जनन करता है तो वो बिल्कुल अपने जैसा ही जो है वो संतति पैदा करता है या अपने जैसा ही बच्चा पैदा करता है। ठीक है ना भाई? पेड़ पौधे हैं, अगर आम है तो आम के जो है वो आम ही लगेगा ना। वो नीम का पेड़ तो नहीं हो जाएगा आम के ऊपर, या आम के जो है वो नीम की निम्बोलिया जो होती है वो तो नहीं लग जाएगी। ठीक है ना? तो जैसा जीव होगा वो वैसा ही अपने समान ही क्या करेगा? जीव को उत्पन्न करेगा। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? यानी कि जीवों के द्वारा अपने समान नया जीव पैदा करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। आप किसी भी तरह से इस डेफिनेशन को लिखो, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि एक जीव जो है वो अपने समान अगर नया जीव पैदा कर रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। जनन की जो आपकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब इसके अलावा आपको दो शब्द और ध्यान रखने हैं कि भाई जनक क्या होता है और एक आपको ध्यान रखना है संतति क्या होती है। अब आपको क्या ध्यान रखना है? जनक और संतति के बारे में। जनक का मतलब कि जो जन्म देता हो, क्या करता हो? जो जन्म देता हो। और संतति का मतलब क्या होता है? जो जन्म लेता हो। ठीक है? जो जन्म लेता हो। ठीक है ना? जो यानी कि यूं कह सकते हैं कि अपने पेरेंट्स जो है,
अपने माता पिता तो हैं, माता पिता जो हैं वो तो हमारे क्या हो गए, जनक हो गए, और हम जो है उनके क्या हो गए, संतति हो गए। हम लोग क्या हो गए, संतति, और हमारे माता पिता हमारे क्या हो गए, जनक हो गए। आ गई बात समझ में? बताइए। गुड मॉर्निंग प्रियांशु। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये चीज? ठीक है, आगे बढ़ू। अब ये तो हमने देख लिया कि भाई ठीक है, जनक जो है वो नया बच्चा पैदा कर रहा है, उसे संतति कह रहे हैं, और ये प्रोसेस जो है वो हमारी क्या कहला रही है, ये प्रोसेस हमारी कहला रही है रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन कहला रही है। लेकिन एक सवाल हमारा यहाँ पर ये भी आता है कि जनन ठीक है क्या है, वो तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन जनन क्यों होता है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जनन होना क्यों है, होना ही क्यों है भाई, ठीक है, ये प्रोसेस होनी ही क्यों है, ये प्रोसेस क्यों होती है, उस चीज का अपने को आंसर करना है। अब देखिए, अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, ठीक है। जनन, ठीक है, क्यों, क्या है जनन, हमने पढ़ लिया। जनन क्यों होता है, अब हमें ये चीज देखनी है। तो जनन जो है वो क्यों होता है, इसके कई कारण हैं। भाई जनन होने के क्या कारण हो सकते हैं। एक तो देखिए, अगर जनन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि नई संतति उत्पन्न हो रही है, नई संतति पैदा हो रही है, नए जीव आ रहे हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक और उदाहरण मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ कि इसमें जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, मैंने बहुत बार ये एग्जांपल दिया है, ये कोई आदमी है, ठीक है, और ये इसकी मान लीजिए कि बीवी हो गई, ये इसकी बीवी हो गई, ठीक है। तो इस आदमी का नाम जो है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि राजू हो गया इसका नाम, ठीक है, कोई भी बच्चा राजू हो तो प्लीज अपने ऊपर मत लेना कि भाई मेरा मेरा नाम लिख रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, बहुत सारे हैं। राजू हो गया और इसका नाम हो गया मान लो प्रिया, क्या हो गया, प्रिया, ठीक है। ये दोनों है हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब इन दोनों के, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, तो इनका क्या हो जाता है, एक प्यारा सा बेटा हो जाता है। और उस बेटे का जो नाम है मान लीजिए वो अपन क्या रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए रोहित रख लिया अपन ने, ऐसे ही, ठीक है, रोहित मान लीजिए रख लिया अपन ने। और ये रोहित जो है वो फिर बड़ा होता है, और फिर बड़ा होकर फिर से इसकी शादी जो है वो किसी एक लड़की से हो जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, इसका नाम मंजू रख लेते हैं, ऐसे ही रख लेते हैं, कोई भी बच्चा अपने ऊपर नहीं लेगा, ठीक है ना। तो ये राजू और प्रिया थे, इन दोनों ने शादी की, इन दोनों की शादी से क्या हुआ, इनके बच्चा हुआ जिसका नाम था रोहित, मतलब यहाँ पर जनन की प्रोसेस हुई ना, ठीक है। अब इस रोहित की शादी अपन ने किससे, मंजू से कर ली, किसी नाम, कोई लड़की है नाम की, तो उसे मंजू से कर ली, ठीक है। अब इन दोनों की शादी होती है, लेकिन इनकी शादी के बाद में कई वर्षों तक, ऐसा नहीं कि एक साल में, अपन वो भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे फोर्थ चैप्टर आएगा ना तो अपन वो भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जनन से संबंधित, है ना। लेकिन मान लीजिए कि इनका 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, और इन्होंने कोशिश की कि हमारे भी कोई बच्चा हो, लेकिन इनका बच्चा नहीं होता है। तो यहाँ पर जाकर इनका बच्चा जो है वो हम ये कह सकते हैं इन दोनों के जो है कोई बच्चा नहीं होता है। अब कोई बच्चा यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो इनका एक फैमिली ट्री जो था वो यहाँ पर आकर क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि हम अपनी भाषा में बोले तो, हम बड़े बुजुर्गों की भाषा में बोले तो पीढ़ी जो है इनकी, एक पीढ़ी जो है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, समाप्त तो हो जाती है। अगर इसके भी बच्चा हो जाता तो इनकी पीढ़ी जो है वो निरंतर बनी रहती, है ना। पीढ़ी का मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो ये कोई शर्मा खानदान के थे, तो शर्मा जी का परिवार जो है, उसी शर्मा जी की जो परिवार है वो बना रहता है यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर आकर कोई इनका बच्चा ही नहीं हुआ, ना लड़की हुई ना लड़का हुआ, कोई भी बच्चा नहीं हुआ, तो यहाँ पर आकर इनकी पीढ़ी का क्या हो गया, अंत हो गया, और इनकी पीढ़ी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो अगर जनन होता तो इनकी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती, इनकी पीढ़ी में क्या होती, निरंतरता बनी रहती, लेकिन निरंतरता नहीं बनी रही। क्यों, क्योंकि इनके अंदर यहाँ पर जो है जनन, आगे की जो जनन की प्रोसेस है वो हुई ही नहीं, ठीक है ना। तो वो जनन की प्रोसेस नहीं होने की वजह से इनकी पीढ़ी का क्या हो गया, समाप्त हो गई इनकी पीढ़ी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, कि कोई भी अगर मान लीजिए कि जनन होना है तो वो किसके लिए होना जरूरी है, पीढ़ी की निरंतरता के लिए, है ना, पीढ़ी की निरंतरता के लिए, पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन जो है वो आवश्यक है।
ठीक है। इसके अलावा एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो कि आज मनुष्य के अंदर जनन होना बंद हो जाए तो, मानव जाति है, मानव जाति के अंदर अगर जनन होना बंद हो जाए तो फिर ऐसा होगा कि मानव जाति जो है वो एक दिन बिल्कुल समाप्त ही हो जाए। या फिर इस दुनिया में बहुत सारे जीव है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए एक गाय की जाति है, अब इस गाय की जाति में ही जनन होना बंद हो जाए तो जनन नहीं होगा तो नए जीव तो आएंगे नहीं, लेकिन पुराने जीव जो है वो क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। तो पुराने जीव धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, नए जीव आएंगे नहीं। इस प्रकार से उस जाति की जो है वो निरंतरता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। निरंतरता का मतलब समझ रहे हैं ना, जो वो जाति बनी हुई है इस दुनिया के अंदर, वो धीरे धीरे ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो जाति की निरंतरता के लिए भी, जाति की निरंतरता के लिए भी क्या आवश्यक है, जनन आवश्यक है। जाति की निरंतरता के लिए भी जनन जो है वो आवश्यक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। हम्म। क्या सवाल है आपका? जो एक देता है वो भी जनक है, जो एक दे रहा है वो भी जनक है ना। भाई एक दे रहा है, अंडा दे रहा है, तो वो भी जनक हो गया, और जो अंडे के अंदर संतति होगी, है ना। चलिए, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जनन क्यों आवश्यक है, इसके अलावा जो है जनन जो है वो क्या करता है, अपनी जनसंख्या का नियमन बनाए रखता है। जनसंख्या का नियमन कैसे, मान लीजिए कि पुरानी कोई जाति है, मानव जाति ही मान लो, मानव जाति के अंदर अगर जनन ना हो तो पुराने वाले तो क्या होते जाएंगे, मरते जाएंगे, वही की वही बात है, और नए वाले जीव आएंगे नहीं, तो जनसंख्या कैसे बनाए रखेंगे अपन। ठीक है। तो इसका ये जो जनन है वो किसके लिए आवश्यक है, जाति की, ओहो जाति की नहीं रही, ये तो मैंने बता दिया है। ये जो है जनसंख्या की, जनसंख्या नियमन के लिए भी, जनसंख्या नियमन के लिए भी क्या आवश्यक है, जनन आवश्यक है। अच्छा, ये पॉइंट जो है वो आप अपनी कॉपी में उतारते जाइए और कॉपी के अंदर नोट्स बनाते जाइए। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इन क्लासों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। ठीक है ना। तो धीरे धीरे पता चलेगा। एक्चुअल में क्या होती है कि मेरी क्लासेस हमेशा शाम को होती है, तो कोई भी बच्चा आता है तो वो शाम को क्लासेस देखता है। लेकिन आप लोग जो भी है, आप लोगों की जो भी फ्रेंड है, उन सभी को बताइए कि भाई सुबह मॉर्निंग में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और रोज हमारा यही टाइमिंग होने वाला है। ठीक है। जनसंख्या नियमन के लिए भी क्या आवश्यक है, जनन आवश्यक है। इसके अलावा जो है ये किसके लिए आवश्यकता है, ये किसके लिए आवश्यक है, तो ये विभिन्नताओं के लिए आवश्यक है। किसके लिए, विभिन्नताओं के लिए। जनन से क्या आती है, विभिन्नताएं आती हैं, तो विभिन्नताओं के लिए आवश्यक है। कैसे विभिन्नताएं हैं, कि भाई आप खुद यहाँ पर ये समझ लो कि क्या आप लोग जो है वो बिल्कुल बिल्कुल अपने माता पिता जैसे दिखते हो क्या, नहीं, सेम टू सेम नहीं दिखेंगे, कुछ लक्षण उनके हमारे पास आएंगे, लेकिन हम बिल्कुल वैसे के वैसे सेम टू सेम फोटोकॉपी नहीं दिखेंगे। ठीक है ना। तो हमारे अंदर भी क्या आई है, विभिन्नताएं आई हैं, हमारे से आगे वाली पीढ़ी में भी क्या आएंगी, विभिन्नताएं आएंगी, कुछ चेंजेस आएंगे। विभिन्नताओं का मतलब ही क्या होता है, चेंजेस होता है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अपने 5th चैप्टर के अंदर। ठीक है। चलिए, ये चीज अपना क्लियर हो जाता है कि भाई जनन क्या है और जनन क्यों होना आवश्यक है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। हाँ, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन कितने प्रकार का होता है, बच्चे बोलेंगे जनन बहुत सारे टाइप का हमने पढ़ा है, मुकुलन पढ़ा है हमने। ठीक है। इसके अलावा हमने विखंडन पढ़ा है, तो जो बहुत सारा जनन होता है। नहीं रे, जनन जो होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ नाम जानेंगे, उसके बाद इनका काम जानेंगे। देखो भैया, जनन जो है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो आप सभी जानते ही हैं, एक तो होता है अपना कौन सा वाला, लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन। पहला जो होता है वो अपना लैंगिक जनन, जिसे अपन इंग्लिश में, इंग्लिश वाले कोई बच्चे हों तो ध्यान रखना, इसको अपन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो जनन का प्रकार आता है वो है हमारा कौन सा, अलैंगिक जनन। क्या होता है, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन जो है इसी को अपन क्या कहते हैं, असेक्सुअल। क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है। अब इसको इंग्लिश हिंदी में आप एक साथ ही याद रख लेना जब मैं लिखूं तब, ठीक है। बार बार में कोई भी शब्द आ सकता है, चाहे लैंगिक जनन की जगह पे मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दूं तो आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। लैंगिक जनन को क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली जो है ये दो प्रकार का जनन होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें स्टार्ट कौन सा करना है, हमें स्टार्ट करना है हमारा अलैंगिक जनन। कौन सा स्टार्ट करना है अपने को, अलैंगिक जनन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की, और अलैंगिक जनन को हमने क्या बोला है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब अलैंगिक जनन जो होता है वो होता क्या है, वो देख लेते हैं सबसे पहले। देखो भैया, अलैंगिक जनन की अगर आपको परिभाषा देनी है तो आप क्या कहोगे कि, अच्छा नॉर्मल तौर पे बता देती हूँ अलैंगिक जनन होता क्या है। जनन का मतलब तो समझ में आ गया ना कि नया जीव पैदा करना है। अब नया जीव पैदा कैसे हो रहा है, वो किस मेथड से हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है, उसके आधार पर हमने जनन को दो भागों में बांटा था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, अलैंगिक जनन होता क्या है। अलैंगिक जनन का मतलब ये होता है कि ऐसा जनन, वह जनन जिसमें ना तो युग्मक बनते हो, ध्यान से सुनना, बाद में अपन सब समझ लेंगे। वह जनन या जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया, पहले मैं यहां पर लिख लेती हूं आपके नोट्स के लिए, वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें युग्मक निर्माण, जिसमें युग्मक निर्माण व निषेचन जैसी, निषेचन जैसी कोई प्रक्रिया ना हो, निषेचन जैसी कोई प्रक्रिया ना हो, न हो, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, आप कहोगे भाई युग्मक क्या होते हैं और ये निषेचन क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि ऐसा हम क्या पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। और अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जिसमें ना तो युग्मक निर्माण होते हो, ना तो युग्मक बन रहे हैं, ठीक है, और ना ही निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि युग्मक नहीं हो बनते हैं और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। अब दोनों शब्द का मतलब नहीं पता कि युग्मक क्या होता है और निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है। तो अच्छा, इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि चाहे किसी में युग्मक बने ना बने, है ना, उसमें अलैंगिक जनन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, किसी में भी अगर निषेचन नहीं हो रहा है तो उसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर निषेचन नहीं हो रहा है तो वो कौन सा जनन है, वो हमारा अलैंगिक जनन है। अगर निषेचन की प्रक्रिया होती है तब तो लैंगिक जनन है, ठीक है, और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो वो अलैंगिक जनन है। अब आप कहोगे कि पहले ये तो बताओ कि निषेचन क्या होता है और अलैंगिक उसमें युग्मक क्या मतलब होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये फिर से मैं बना रही हूँ, एक आदमी है, क्या है, ये एक आदमी है, ठीक है, और ये उसकी क्या हो गई, वाइफ हो गई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो क्या हो गया, अपना मेल हो गया, ठीक है, ये तो क्या हो गया, पुरुष हो गया, है ना, पुरुष हो गया, और ये जो है वो क्या हो गई, मादा हो गई या लड़की हो गई, ठीक है। इनमें जो है कुछ स्पेशल प्रकार की, जैसे कि हम बात करें अगर पुरुष की, तो पुरुष के अंदर की अगर हम बात करें तो इसमें स्पेशल प्रकार की आपके सामने क्या होगी, एक कोशिका बनेगी। इस कोशिका को हम नाम देंगे क्या, यहाँ पर इसको कहेंगे हम शुक्राणु। क्या कहेंगे हम इसको, शुक्राणु। इसको हम क्या कह रहे हैं, शुक्राणु कह रहे हैं। और मादा के अंदर भी एक प्रकार, एक स्पेशल प्रकार की क्या बनेगी, एक कोशिका बनेगी, जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इसको हम कहेंगे अंडाणु। क्या कहेंगे यहाँ पर, अंडाणु। अब आप कहोगे ये दोनों क्या है, तो इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। युग्मक है क्या, वह कोशिका जो जनन में भाग लेती है, यानी कि वह कोशिका जिनके मिलने से या वह कोशिकाएं जिनसे नए जीव का निर्माण होता है, वही अपना क्या है, युग्मक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि पुरुष के अंदर क्या बना, शुक्राणु, तो शुक्राणु भी एक प्रकार का क्या हो गया, युग्मक हो गया। मादा के अंदर क्या बना, अंडाणु, अंडाणु भी एक प्रकार का क्या हो गया, युग्मक हो गया, ठीक है। अब देखो, चलो कोई नहीं। ओहो, चलो अब देखो, शुक्राणु और अंडाणु, ये तो दिख रहा होगा ना आपको, साफ साफ क्लियर दिख रहा है ना, मैं अपने फोन में देख लूं, दिख रहा है क्या बच्चों,
बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा हो गया है। इसको मैंने थोड़ा इधर कर दिया है साइड में, आपको समझाने के लिए। बताओ। गुड मॉर्निंग दिलीप। चलिए, अब देखिए, शुक्राणु और अंडाणु तो ठीक है, युग्मक हो गए। अब देखो, अपन ने एक शब्द और लिया था, अपन ने कहा, क्या कहा था कि निषेचन क्या होता है। तो देखो, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि शुक्राणु और अंडाणु ही मिले, क्योंकि हम अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि कोई पौधे हैं, तो उसमें शुक्राणु और अंडाणु शब्द उपयोग में नहीं लेंगे। वो तो मनुष्य के लिए शुक्राणु और अंडाणु उपयोग में लिया जाता है, उनमें युग्मक बोलेंगे या और कोई चीज बोल देंगे। ठीक है, वो युग्मक ही है, लेकिन उनका और भी कुछ अपन बोल सकते हैं, जैसे नर युग्मक, मादा युग्मक, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अब देखो, ये शुक्राणु और अंडाणु होता क्या है, अगर हम अपनी बात करें, अगर हम मनुष्य की बात करें, तो ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, और मिलकर एक नई संरचना बना लेते हैं, या एक नई कोशिका बना लेते हैं। इस कोशिका को अपन क्या कहते हैं, इस कोशिका को अपन कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं इसको, युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको अपन क्या कहेंगे, अंडाणु और शुक्राणु, यानी कि स्पर्म और ओवम बोल देंगे। वैसे ही इस युग्मनज को अपन क्या बोल देते हैं, जाइगोट। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कुछ दिनों पहले, जब मैं पेपर बता रही थी उनको कि 12th का जो है पेपर किस प्रकार से आ सकता है, तब एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट को हिंदी में क्या कहते हैं। जाइगोट जो है, इसको क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। युग्मनज का निर्माण कैसे हुआ है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से हुआ है। और ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की जो ये प्रोसेस है, जब दोनों मिलेंगे और एक नई संरचना बनाएंगे, इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन निषेचन कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन। अब तुम लोग ना थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में ध्यान मत देना, मीनिंग पे। मैडम आपने मीनिंग गलत लिखी है, देखो मेरे को मीनिंग नहीं आती इतनी, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन की स्पेलिंग क्या होगी देख लेना एक बार। लेकिन निषेचन का मतलब क्या होता है, जब दो युग्मक, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संयोजन होता है, दोनों ही आपस में मिलते हैं। ये नर युग्मक हो गया, ये मादा युग्मक हो गया। नर युग्मक को अपन मनुष्य के अंदर क्या बोल रहे हैं, शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या बोल रहे हैं, अंडाणु। तब जब दोनों का मिलाप होता है, मिलन होता है, या संयोजन होता है, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैडम आप तो हमें पढ़ा रहे थे अलैंगिक जनन, क्या पढ़ा रहे थे, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन की परिभाषा आपने लिखी है कि वहां पर अलैंगिक जनन के अंदर जो है, ना तो क्या बनता है, ना तो युग्मक का निर्माण होता है, और ना ही कोई निषेचन जैसी प्रक्रिया होती है। तो फिर आप ये क्या कर रहे हो, निषेचन करवा रहे हो। अरे भैया, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि निषेचन का मतलब और युग्मक का मतलब क्या होता है। और ये जो प्रोसेस बताई है ना, ये तो अपनी लैंगिक जनन की है। किसकी है ये, लैंगिक जनन की है। तो लैंगिक जनन के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, और लैंगिक जनन के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। और जिसमें ये प्रक्रिया नहीं हो रही है, वो कौन सा है, अपना अलैंगिक जनन। कौन सा है, अलैंगिक जनन। जिसमें ये वाली प्रोसेस नहीं हो रही है, वो अपना कौन सा हो गया, अलैंगिक जनन हो गया, क्योंकि ना तो उसमें युग्मक बनेंगे। अब एक कंडीशन और ध्यान रखना, कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें युग्मकों का निर्माण तो होता है, लेकिन खास चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जिसमें अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो, तो उसमें अपने को क्या करना है, उसमें कौन सा वाला जनन लिखना है, अलैंगिक जनन। अब देखो, अगर इसका मतलब है कि युग्मक नहीं निर्माण हो रहे हैं, युग्मक बन ही नहीं रहे हैं, तो दो जीवों की क्या जरूरत है। अरे भाई, लैंगिक जनन के अंदर तो युग्मक, नर युग्मक अलग बनता है, मादा युग्मक, नर युग्मक नर में बनेगा, मादा युग्मक मादा में बनेगा। मतलब अपने को दो जीवों की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि क्या क्या इसके अंदर, किसमें, क्या अलैंगिक जनन में दो जीवों की जरूरत पड़ने वाली है क्या। आप सभी आंसर कीजिए, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, क्या दो जीवों के अंदर, आपके दो जीवों के अंदर, क्या इसमें क्या अलैंगिक जनन के अंदर दो जीवों की जरूरत पड़ सकती है क्या, पड़नी चाहिए क्या। क्योंकि इसमें तो हमें युग्मक निर्माण तो करवाना ही नहीं है। इसमें तो केवल और केवल एक ही जीव से, किससे, केवल एक ही जीव की जरूरत होती है। इसमें एक ही जीव के से जो है नया जीव बन जाता है, एक ही जीव से नया जीव बन जाता है। अब इसकी भी बहुत सारी प्रोसेस है, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक ही जीव जो है उसी से नया जीव बन जाता है, और ज्यादा जीवों की जरूरत होती नहीं है, दो तीन जीवों की जरूरत नहीं होती। एक जीव है, जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा हो गया, इसी अमीबा से वापस दो अमीबा बन जाएंगे, ये एक अमीबा और ये एक अमीबा, दो अमीबा बन गए इससे। ठीक है ना, तो एक ही जीव की इसके अंदर क्या होती है, आवश्यकता होती है। आ गई बात समझ में। ठीक है, एक तो ये हो गया कि भाई लैंगिक
अलैंगिक जनन क्या होता है और इसमें कितने जीवों की आवश्यकता होती है? केवल एक ही जीव की, क्योंकि अलग अलग युग्मक हमें नहीं बनाने हैं। ठीक है। दूसरी एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो है वो केवल और केवल कौन सा विभाजन होता है? केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है इसमें, इस जनन के अंदर केवल और केवल कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अब आप कहोगे समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? तो आप सभी बच्चों को पता है कि हमारी जो प्रत्येक कोशिका है, अगर हम मनुष्य की बात करें, हमारी जो प्रत्येक कोशिका है ना, कायिक कोशिकाएं जो है हमारी, उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। और विभाजन आ रहा है शब्द, भाई समसूत्री विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन का मतलब जब एक कोशिका बटकर दो कोशिकाओं में बट जाती है, या एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है, इसको अपन विभाजन बोलते हैं। तो नॉर्मल सा शब्द है, सभी को पता होगा। ठीक है। अब हमारी एक कोशिका में कितने हैं? 46 गुणसूत्र। अब जब इसका विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेगी? दो कोशिकाएं बनेगी। कितनी? दो कोशिकाएं। और प्रत्येक कोशिका में जो है वो कितने कितने गुणसूत्र आ जाएंगे? यहाँ पर भी 46 और यहाँ पर भी 46। तो ये वाला जो विभाजन है वो हमारा कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो समान बनी रहती है। अब आप सभी को पता है कि ये वाली जो कोशिका है, ये हमारी कौन सी कोशिका हो गई? बताओ, जनक कोशिका हो गई। और ये हमारी जो है वो संतति बोलो चाहे पुत्री कोशिका बोलो, एक ही बात है ना। और यहाँ पे पुत्र कोशिका कोई ना बोले, कहेंगे आप लोग कहोगे मैडम हमारे को लड़कों वालों को तो मतलब ऐसे भेदभाव कर रहे हो, आप तो पुत्री बोल रहे हो। इसको पुत्री ही बोलते हैं चाहे लड़का हो लड़की हो, और इसमें कोई वो जेंडर डिसाइड नहीं होता कि ये लड़का है कि लड़की है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, जनक कोशिका से देखो, ये जनक कोशिका थी जिसमें कितने गुणसूत्र थे? 46 थे। और जब इससे नई कोशिकाएं बनी तो इसमें भी कितने गुणसूत्र आ गए? 46 46, 46 गुणसूत्र आ गए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो विभाजन हुआ है इसे अपन क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन भी बताऊंगी मैं आगे, लेकिन वो आगे की प्रोसेस में आएगा। अर्धसूत्री का मतलब वैसे नाम से पता चल रहा है, अर्ध यानी आधा, सूत्र यानी गुणसूत्र। यहाँ पर सम यानी समान, सूत्र यानी गुणसूत्र, समान गुणसूत्रों का बना रहना। ठीक है ना। जब कोशिका विभाजन होता है तो उसे तो अपन क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, एक चीज बताओ आप मुझे, अगर इसके अंदर एक ही जीव की आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक ही अमीबा है, एक ही जीव की जरूरत है, और इसमें मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसमें 10 कोशिकाएं हैं और इसी से नए जीव बनने हैं, तो इनमें भी तो कितने होने चाहिए? इनमें भी 10-10 ही तो होने चाहिए, क्योंकि इसके समान ही तो होगा। ये जो जनक है, ये जो दोनों है, कौन है? ये संतति हो गई अपनी। इन संतति, ये जो संतति है वो इसी के समान होनी चाहिए ना, इसी के समान होगी। ये कौन है? ये जनक अमीबा है। जनक क्या है? अमीबा है। तो इस अमीबा के अंदर मान लीजिए कि 10 गुणसूत्र है, तो इन दोनों में भी तो 10-10 होने चाहिए ना। तो ठीक है, इसी वजह से इसके अंदर कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। अब मैं इसको इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कि समसूत्री विभाजन, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है? तो केवल समसूत्री। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर हमें नया जीव बनाना है और वो बिल्कुल पुराने वाले के समान होना चाहिए, पुराने वाले के जीव के समान होना चाहिए, गुणसूत्र बराबर होने चाहिए, तो उसमें कौन सा विभाजन करना पड़ेगा? आपको समसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक और क्लास लाऊंगी जिसमें आपको समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में बहुत सारे अंतर भी बताऊंगी और उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। हम्म। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए एक चीज और, आपको देखिए बहुत बार जो है, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा भाई? चलो यहाँ पर ये बड़ा तो नहीं हो रहा, थोड़ा कोशिश तो कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए इसको सीखे हुए, बट अभी तक जो है मैं पूरा सीख नहीं पाई हूँ बच्चों। ओहो, हो गया हो गया, सीख गई लो। चलो अब यहाँ पर एक शब्द देखना है। अच्छा, ये डायग्राम किसका बना रखा है? यहाँ पर ये डायग्राम किसका है? तो एक शब्द आता है जिसका नाम है क्लोन। क्या आता है? क्लोन। और कई बार इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोन क्या होता है। ठीक है, क्लोन का मतलब क्या होता है?
देखो भैया, मैंने अभी भी आपको एक एग्जांपल बताया था अमीबा का। अमीबा जो होता है, इधर देखिएगा ध्यान से, अमीबा जो होता है, जैसे ये अमीबा है, ये एक प्रकार का अमीबा है। अब इसमें कौन सा होता है, लैंगिक या अलैंगिक जनन? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, इसमें अलैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक जनन से जो है वो नया जीव बन गया, ये नया जीव बन गया, ये नया जीव बन गया। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना जनक अमीबा, और ये दोनों जो है वो कौन सी हो गई, अपनी संतति अमीबा, यानी पुत्री अमीबा या संतति अमीबा। ठीक है, अब ये जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इसमें, और अलैंगिक जनन जब हो रहा है इसमें, तो नया जो जीव बन रहा है, नए जीव जो बन रहे हैं, उन नए जीव को अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल अपने कैसे दिखेंगे, बिल्कुल अपने जनक के समान दिखेंगे। चाहे आप उसको आकार के रूप में ले लो भाई, आकार वाकार या आकृति देख लो, या आकृति तो नहीं, आकार जो हम कह सकते हैं, क्योंकि आकृति का मतलब तो शेप होता है, और अमीबा का कभी शेप तो सेम हो नहीं सकता, वो तो अपनी आकृति चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप अगर देखो आकार के रूप में, आकार देखो अगर आप इसका, तो वो जो है वो जनक के समान होगा। आकार का मतलब यहाँ पर साफ स्पष्ट है कि उसका जो नॉर्मली जो हम बाहरी तौर पर जिस संरचना को देखते हैं हम, है ना, नॉर्मली, ठीक है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि वो लंबा होगा जनक तो ये भी लंबे ही होंगे, वो वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे हम आकारिकी का मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे मनुष्य है, जैसे मैं अपने माता पिता की बेटी हूँ, तो मेरे माता पिता जो है वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ। ठीक है, तो मैं उन्हीं की तरह दिखूंगी ना, उन्हीं की तरह दिखूंगी ना, कोई एलियन की तरह तो दिख नहीं रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम यूं कह सकते हैं कि जो आकारी के रूप में ये जो संतति होगी वो बिल्कुल कैसे होगी, अपनी जनक के समान होगी, जनक के समान ही होगी ना। तो और इसके अलावा आनुवंशिक रूप से भी, आनुवंशिक रूप का मतलब समझ में आया, जो डीएनए इसमें होगा वही डीएनए इनके अंदर होगा, जो गुणसूत्र होंगे वही गुणसूत्र इसमें होंगे। आनुवंशिक का मतलब हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से 5वें चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। लेकिन हम अभी समझ रहे हैं कि भाई डीएनए, और आपने गुणसूत्रों का तो नाम पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, तो जो इनके अंदर गुणसूत्र और डीएनए होगा वही बिल्कुल सेम टू सेम जेनेटिक मैप जो होगा वो किसके समान होगा, जनक के समान। तो ये जो नई संतति बनी है, वो नई संतति इनकी क्या हो गई, क्लोन हो गई। देखो भैया, मैं एक शब्द हमेशा बोलती हूँ कि क्लोन का मतलब हो गया अपना फोटोकॉपी, यानी कि इसमें एक ही जीव से अगर नया जीव बन रहा है, यानी कि मैं यहाँ पर, मैं मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मुझे से यहाँ पर एक नई लड़की बन जाए, तो वो नई लड़की जो होगी वो मेरी क्या होगी, क्लोन होगी, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखेगी। एक ही जीव से अगर नया जीव बन रहा है, और एक ही जीव से नया जीव कब बन जाता है, कब बनता है, जब अलैंगिक जनन हो, और अलैंगिक जनन में जो भी नई संतति उत्पन्न होगी वो बिल्कुल जनक के समान दिखती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये कोई हो गया जनक, और इस जनक के, यानी इस जनक से पहले तो 2 पुत्रियां प्राप्त हुई, ठीक है, 2 पुत्रियां प्राप्त हुई, और उसी से देखो ये कितना गुस्से में लग रहा है ना, मतलब अजीब सा गुस्सा कर रहा है ये, बट ठीक है। अब ये 2 पुत्र हुए, फिर इनके फिर से बच्चे हुए, फिर इनके अगर नए बच्चे हुए, ठीक है, इन्हीं से एक ही जनक से होते जा रहे हैं, एक ही जनक से नए नए जीव बनते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी आप अगर देखो, तो ये सारे के सारे जो है वो बिल्कुल कैसे दिखेंगे, अपने पेरेंट्स से, ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान, और ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये डायग्राम है ना, ये क्या शो कर रहा है, ये क्लोन को शो कर रहा है। क्लोन क्या होते हैं कि जब अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति बिल्कुल अपने किसके समान हो, जनक के समान हो, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। उस संतति को अपन क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे, ठीक है ना। और क्लोन हमेशा किसमें बनते हैं, अलैंगिक जनन में, क्योंकि लैंगिक जनन में कभी भी क्लोन बनेंगे नहीं। क्या आप बिल्कुल अपने माता पिता के समान हो, क्या नहीं हो, तो आप अपने माता पिता के क्लोन नहीं हो। क्लोन शब्द का मतलब ध्यान रखना, फोटोकॉपी, लेकिन लिख के नहीं आना एग्जाम के अंदर, वहां पे नहीं कर दो कि कहीं एग्जाम के अंदर फोटोकॉपी करके आ जाओ आप, ठीक है। कोशिका को आगे जनक कोशिका भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। पुत्री कोशिका ही तो आगे जाकर जनक कोशिका बनेगी, क्योंकि उससे अगर वो जन्म दे रही है किसी और नई जीव को। भाई आपको एक ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए एक गाय है, गाय जो है, गाय का नाम रख लेते हैं अपन गोमती, ठीक है, गोमती कोई गाय है, और उस गाय की एक बछड़ी हुई, या ठीक है, बछड़ी हुई का मतलब कि वहां पर वो फीमेल गाय हुई, पैदा हुई, ठीक है। और वो जो है धीरे धीरे क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि वो धीरे धीरे बड़ी होगी। अब बड़ी होने के पहले तो वो क्या थी, पुत्री थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई और उसने भी मान लीजिए कि जनन किया, और उसने भी कोई नया बच्चा पैदा किया, तो वो वापस क्या बन जाएगी, जनक बन जाएगी। तो ऐसा तो होता रहेगा। अब जैसे हमारे दादा दादी थे, उन्होंने हमारे पिताजी को जन्म दिया, तो उस समय तो पिताजी क्या हो गए, उनके लिए पुत्र हो गए। लेकिन फिर उन्होंने जब हमने हमें जन्म दिया है, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, जनक, और हम उनके क्या हो गए, पुत्र पुत्री हो गए। ठीक है, वही प्रोसेस है, चलती रहती है जनक में, जनन में, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलो अब देखते हैं हम आगे,
नया टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के अंदर हम प्रकार के अंदर कुछ खास खास चीजें ही हम पढ़ेंगे, है ना। बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खास खास चीजें हैं, वही हम देखेंगे। जैसे अलैंगिक जनन के प्रकार के अंदर सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है अपना विखंडन। विखंडन को ही अपन क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? विखंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो यहाँ पर देख लेना कि विखंडन को ही अपन क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। अब इस विखंडन का मतलब क्या होता है या फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इसी को अपन सरल द्विविभाजन भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब विखंडन का मतलब ही, शब्द का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। इसका मतलब है कि कोई एक जीव है, ये कोई एक जीव है, ये टूट कर दो नए जीव बना ले और बिल्कुल वो अपने ही समान जीव बनाए। ऐसा नहीं है कि टूट गया मतलब कि हम लोग यहाँ से टूट जाए और मेरा सर कुछ और ही बना दे, मेरे पांव कुछ और ही नया जीव बना दे, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल अपने समान ही होगा वो जीव जो होगा ना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन जो होता है वो बहुत निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है। ठीक है। तो अब ये जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा हो गया, अब इसने क्या किया, इस एक तरह से यूं कह सकते हैं कि इसने समसूत्री विभाजन किया। ठीक है। और ये जो जीव है ये दो जीवों में बट गया। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप प्रोसेस देखो इसमें, तो ये देखो, ये वाला जो है अपना, ये वाला जो है, ये जीव जो है वो क्या है? अमीबा है। अमीबा के अंदर क्या पड़ा है? एक केंद्रक पड़ा है। ठीक है ना। इसको अपन पेरेंट अमीबा बोल रहे हैं, यानी कि जनक अमीबा बोल रहे हैं। ठीक है। इसमें ये केंद्रक है और ये इसका क्या हो गया? केंद्रक द्रव्य, सॉरी, कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म हो गया। अब ये क्या करेगा? इसी से देखो लास्ट में जाकर, अगर ये प्रोसेस मैं बताऊंगी, लेकिन लास्ट में देखो कितना बना, दो पुत्री कोशिकाएं बनी है। ठीक है। या दो पुत्री अमीबा बने हैं। तो इसी एक जीव से, इसके टूटने से, है ना, कोई मान लो ये पेन है, ये मार्कर है, इसको मैं बीच में से तोड़ दूं और ऐसे दो मार्कर बन जाए, तो इसको अपन ये कहेंगे, इस प्रोसेस को विखंडन कहेंगे। और विखंडन की प्रक्रिया जो है वो किसमें हो रही है? वो किसमें हो रही है? अपनी अमीबा के अंदर हो रही है। तो इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ना, एग्जाम्पल किसमें लिख सकते हो? इसमें अमीबा। क्या लिख सकते हो? अमीबा। ठीक है ना। तो अमीबा के अंदर हुआ क्या कि यहाँ पर केंद्रक, सबसे पहले तो क्या होगा? केंद्रक का विभाजन होगा। एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे? दो केंद्रक। और आधा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य इस तरफ चला जाएगा, आधा इस तरफ चला जाएगा। और ये दोनों जो है यहाँ से अलग होकर, एक तो इसने ये वाली कोशिका बना दी और एक ये वाली कोशिका, या यूं कह सकते हैं कि एक ये अमीबा और एक ये अमीबा, दो अमीबा बन गए ना। यहाँ पर ये दो अमीबा बन गए, किससे बने? एक ही जीव से। तो बताओ, एक ही जीव से जब नए जीव बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके अलावा अलैंगिक जनन में जो है वो संतति हमेशा किसके समान होती है? वो हमेशा जनक के समान होती है। तो देखो, जनक के समान ही है ना वो। ऐसा तो नहीं है कि इस अमीबा से जो है वो लड़का लड़की बन गए, नहीं बने ना, मानव तो नहीं बने ना, इसी के समान नया जीव बना है। तो इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि ये उसके क्या हो गए? क्लोन भी तो हो गए। ये इसके क्या हो गए? क्लोन भी तो हो गए अमीबा के, क्योंकि वो बिल्कुल इसके समान है। और अलैंगिक जनन में ही क्लोन का निर्माण होता है। समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आया क्या? गुड मॉर्निंग। हाँ, क्वेश्चन भी करवाऊंगी। एप के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी, 2-3 दिनों के अंदर आपकी स्टार्ट हो जाएगी एप के ऊपर क्लास। एप के ऊपर आपकी 2 से 3 दिन के अंदर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और कोई यहाँ से क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ, एक चीज आपने बहुत अच्छी सी पूछी है, दिलीप। दिलीप ने बहुत अच्छी पूछी है कि मैम, अमीबा की कभी डेथ नहीं होती है क्या? हम ये कह सकते हैं कि अमीबा एक प्रकार का जो है, जैसे अपन कहते हैं ना कि जिसकी कभी मृत्यु ना हो, क्या कहते हैं उसे? जो कभी मरे नहीं वो अमर है ना। जो कभी मरता नहीं वो अमर कहलाता है। तो अमीबा जो है वो एक प्रकार का अमर कह सकते हैं अपन उसको, जीव। क्यों? क्योंकि देखो, इस प्रकार से अगर नई संतति बनती जा रही है, एक ही जीव से नई संतति बनती जा रही है, तो मरने जैसा तो पीछे कुछ शेष रहा ही नहीं ना। मनुष्य में तो ऐसा होता है कि भाई मान लीजिए कि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, किसी के माता पिता, तो उनको एक दिन जाना ही है, उनकी नई संतति जिंदा रहेगी, उनके बच्चे जिंदा रहेंगे, फिर वो भी बूढ़े होंगे, फिर वो भी मरेंगे, उनके बच्चे जिंदा रहेंगे, ऐसा होता रहता है। लेकिन इसमें तो देखो ना आप, एक ही एक विखंडन हो रहा है, विखंडन से दो जीव बन रहे हैं, यानी इसी से दो जीव बन गए। ठीक है, नए जीव बन गए, फिर वापस इनके अंदर विखंडन होगा तो इसी से फिर से दो जीव बन जाएंगे। तो एक प्रकार से ये जो जीव है ये एक प्रकार का क्या हो गया? ये एक प्रकार का अमर जीव हो गया, ये अमर हो गया, है ना। क्योंकि इसी से नए नए जीव बनते जा रहे, बनते जा रहे। पीछे मरने जैसा तो कुछ शेष रहा ही नहीं। इसमें क्या मरा? बताओ, कुछ मरा क्या?
कोई भाग नष्ट हुआ क्या? कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक प्रकार का अमर कहला सकता है ये जीव। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। गोल्डन मोटिवेशन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, दोबारा समझाऊं? ठीक है, श्याम जी समझिए भाई, हमें अमर किसे कहते हैं? जो कभी मरता ना हो। ठीक है, और यहाँ पर अमीबा को अगर हम देखें तो अमीबा से जो एक जीव है, जैसे ये अमीबा है, मान लीजिए ये अमीबा है, ये यहाँ से बीच में से टूट जाए और दो अमीबा बना दे, तो क्या पीछे कुछ मरा क्या? कोई ऐसी कोशिका है जो नष्ट हुई क्या? या कोई ऐसा भाग है जो नष्ट हुआ क्या? या कोई जीव जो है उसमें नष्ट हुआ क्या? नष्ट तो हुआ ही नहीं ना, उससे तो नए जीव बने हैं। तो नए जीव बनते जा रहे हैं, मरा कुछ भी नहीं है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? एक प्रकार का इसको अपन अमर जीव कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? अमर कह सकते हैं अपन। ठीक है ना? तो ये जो है विखंडन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये विखंडन जो है वो किसमें हो रहा है? अमीबा में हो रहा है। लेकिन कब होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब होता है ये? अनुकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थितियों में। अब आप कहोगे मैडम अनुकूल परिस्थितियां का क्या मतलब है? तो अनुकूल परिस्थितियां वो होती है जब अपने अनुसार जब परिस्थितियां होती है, अपने अच्छे के लिए, जो अच्छाई के लिए परिस्थितियां होती है, जिनमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना, जिनमें हम आराम से रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां हो गई। तो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर अमीबा में कौन सा विभाजन होता है, या कौन सा अलैंगिक जनन होता है? विखंडन। ठीक है, या फिर द्विविखंडन भी आप बोल सकते हो। द्विविखंडन क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अमीबा दो भागों में बट जाएगा, इसलिए द्विविखंडन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि ठीक है, आपने ये बता दिया कि अनुकूल परिस्थितियों के अंदर अमीबा के अंदर जो है वो कौन सा हो रहा है? विखंडन या द्विविखंडन की प्रक्रिया हो रही है। तो फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा? प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब जो कंफर्टेबल नहीं हो, जो खराब परिस्थितियां हो, तो खराब परिस्थितियों में भी कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा, उसका आंसर मैं आगे करूंगी। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है। अब इसको आप छोटा मोटा क्वेश्चन मत समझना, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन तो हो रहा है, वो सभी को पता है, लैंगिक तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन अलैंगिक जनन में भी कौन सा प्रकार, कौन सा हो गया अपना? द्विविखंडन या विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए नोट्स लेके आई हूँ जो कि मैंने बनाए हैं खुद ने, और उन नोट्स के जो है कुछ डायग्राम यहाँ पर आपके सामने लेके आई हूँ। जैसे कि ये डायग्राम आप अपने एग्जाम के अंदर, आप किस प्रकार से डायग्राम बना सकते हो, तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। जैसे ये अमीबा था, इस अमीबा में सबसे पहले क्या हुआ? केंद्रक विभाजन हुआ, और केंद्रक विभाजन से यहाँ पर क्या बन गई? दो केंद्रक बन गए, और दो केंद्रक बन गए, और ये इनका क्या रहा? साइटोप्लाज्म रहा, है ना। ये इनका क्या है? साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। और फिर उसके बाद में ये कोशिका द्रव्य भी आधा आधा बट गया, हम इस प्रकार से बांट सकते हैं ना इसको। तो कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, और आधा कोशिका द्रव्य इधर चला गया, आधा कोशिका द्रव्य इससे इसमें चला गया, एक केंद्रक इसमें आ गया, एक केंद्रक इसमें आ गया। तो ये दोनों क्या हो गई? इसकी संतति हो गई। ये दोनों क्या हो गई? इसकी संतति। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपने नोट्स जो है, अच्छा ये नोट्स जो है वो आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध हो जाएंगे। ऐप के ऊपर आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे, ये सारे के सारे नोट्स। आप ऐप डाउनलोड कीजिए। हाँ, लेकिन उसके लिए जो है आपको कोर्स तो परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स के साथ में ये सारे के सारे डिटेल में आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके नोट्स भी मैं यहाँ पर आपको दे दूंगी। ठीक है, अब एक और टॉपिक है इसका। अच्छा, इसको अपन कहते हैं सरल द्विविभाजन या सरल द्विविखंडन, और एक होता है अपना लंबवत द्विविभाजन या द्विविखंडन। लंबवत कैसे हो रहा है? लंबवत का मतलब, जैसे इसका जो एग्जाम्पल हो गया अपना यूग्लिना, वोर्टिसेला और ट्रिपेनोसोमा, इसमें होता क्या है? इसके अंदर इस विभाजन का जो है, इस विभाजन का तल शरीर की लंबाई से होता है। देखो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस प्रकार से विभाजन होगा, बीचों बीच से शरीर की लंबाई से इसका विभाजन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले दो केंद्रक बट गए, और उसके बाद में यहाँ से बीचों बीच से इसका विभाजन हुआ, तो यहाँ पर दो युग्लिना बन गए। ये इस प्रकार से लंबाई से विभाजन हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? लंबवत द्विविभाजन या द्विविखंडन अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबवत द्विविभाजन या द्विविखंडन। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए, और ठीक है, एग्जाम्पल, और अपन ने फोटो वोटो भी देख ली उसके। अब अपना दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है अपना बहुविखंडन। बहुविखंडन को अपन क्या कहते हैं? मल्टीपल फीजन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फीजन या बहुविखंडन। अब देखो, द्विविखंडन में तो क्या हो? द्वि यानी दो, विखंडन यानी टूटना। जब कोई जनक कोशिका दो भागों में टूट जाती है तो वो तो हो गई द्विविखंडन। और बहु यानी बहुत सारे, विखंडन यानी कि टूटना। जब बहुत सारे पार्ट में टूट जाए कोई जनक कोशिका, तो उसे अपन क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुविखंडन के अंदर हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक क्या हो गई? कोशिका हो गई। ये क्या हो गई? एक कोशिका हो गई। कोशिका के अंदर ये यहाँ पर क्या हो गया? केंद्रक हो गया।
ठीक है, कोशिका के अंदर क्या पड़ा है, केंद्रक पड़ा है। तो अब उसमें क्या होगा, देखो पहले वाला जो द्विविखंडन पड़ा उसमें एक केंद्रक कितने भागों में बट रहा था, 2 भागों में। अब यहाँ पर जो है वो केंद्रक के कितने भागों में बट जाएगा, बहुत सारे केंद्रक बना दिए। ये देखो ये एक केंद्रक, ये 2 केंद्रक, 5 केंद्रक, 10 केंद्रक, जितने चाहे मर्जी उतने उसने क्या कर दिए, अपने केंद्रक बना दिए। ये इतने सारे केंद्रक इसने बना दिए। अब इतने सारे केंद्रक बनाए हैं तो इसका मतलब जितने केंद्रक होंगे उतनी ही क्या होगी, कोशिका भी तो होगी ना, कोशिकाएं भी तो उतनी बनेगी ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि केंद्रक बन जाते हैं और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य इनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, इस प्रकार से इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये देखो इस प्रकार से इकट्ठा हो गया और यहाँ पर क्या बना दी इसने, कोशिकाएं बना दी, बिल्कुल अलग अलग कोशिकाएं। यहाँ पर ये एक कोशिका हो गई, ये एक कोशिका हो गई, ये एक कोशिकाएं हो गई। इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक कोशिका हो गई और इसका केंद्रक, ये एक कोशिका हो गई, इसका केंद्रक, ये एक कोशिका, इसका केंद्रक। इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं ही यहाँ पर अंदर की ओर बन जाती है। और ये जो बड़ी वाली जो कोशिका थी, है ना, ये बड़ी वाली कोशिका यहाँ से फट जाती है, यहाँ से फट जाती है और फटने के बाद में जो नई कोशिकाएं बनती हैं, वो नई कोशिकाएं जो है वो बाहर मुक्त हो जाती हैं। क्या होती है, ये नई कोशिकाएं बाहर मुक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। क्या कहेंगे इस प्रक्रिया को, बहुविखंडन कहेंगे। यहाँ पर समझ में आया क्या आपको, बोलो समझ में आया क्या बच्चों, बहुविखंडन का मतलब समझ में आ गया होगा। ऑफलाइन सेंटर आसीन में है बच्चा, ऑफलाइन सेंटर जो है वो आसीन भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि एक कोशिका है, उसका केंद्रक ने बहुत बार विभाजन किया और बहुत बार विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बनी और उसके बाद में वो जो कोशिका है, जो मेन कोशिका थी, वो फट जाती है और यहाँ से कोशिकाएं बाहर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ से कोशिकाएं बाहर निकल जाती है और नए जीवों को जन्म देती है। इस प्रक्रिया को अपन बहुविखंडन कहते हैं। उदाहरण अगर आप देखना चाहो तो उदाहरण देखो, यहाँ पर उदाहरण है एक तो अपना प्लाज्मोडियम। कौन है, प्लाज्मोडियम, पढ़ेंगे इसके बारे में भी, प्लाज्मोडियम के बारे में 8वें चैप्टर के अंदर। एक तो है अपना प्लाज्मोडियम और एक जो है अपना वो है प्रतिकूल परिस्थितियों में, अभी अभी बताया था ना अनुकूल परिस्थितियां अमीबा के लिए, तो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर जो है अपना कौन, प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन, अमीबा। अमीबा की दो प्रकार से जन्म हो सकता है अमीबा में। अमीबा में देखिए द्विविखंडन भी हो सकता है, बहुविखंडन भी हो सकता है। द्विविखंडन जो है वो कब होगा, अनुकूल परिस्थितियों में, और बहुविखंडन कब होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि बताइए अमीबा के अंदर अनुकूल परिस्थितियों में कौन सा जनन होगा और प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा जनन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये लिख रखा है बहुविखंडन का जो भी मैटर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपियों के अंदर उतार भी सकते हैं। ठीक है, ये वही नोट्स है जो मैं अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर देती हूँ और ऐप के ऊपर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इस प्रकार के विखंडन में जनक द्वारा अनेक संततियों का निर्माण किया जाता है। इसमें जनक का केंद्रक लगातार द्विविभाजित या विभाजित होकर पुत्री केंद्रकों का, बहुत सारे पुत्री केंद्रकों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक केंद्रक कोशिका से अपने साथ कोशिका द्रव्य का कुछ भाग लेकर अलग हो जाता है और नए जीव का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। अब एग्जाम्पल आपके सामने है कौन कौन से, प्लाज्मोडियम हो गया, मोनोसिस्टिस हो गया, यूलेथ्रिक्स हो गया। और यूलेथ्रिक्स कब, अनुकूल परिस्थितियों में, और इसके अलावा अमीबा कब, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीबा में बहुविखंडन को समझाइए, अमीबा में बहुविखंडन को समझाइए। तो बहुविखंडन को आप इस प्रकार से, इस थ्योरी के द्वारा और इसे डायग्राम जो है आपके सामने, वो इस प्रकार से आप समझा सकते हो। ऐप के अंदर जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें हर एक प्रकार के जो भी टॉपिक होंगे उसे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीजें भी आपको मिलेगी वहां पर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं और क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर कैसे देना है, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उसका आंसर कैसे देना है, किस प्रकार से उसका आंसर देना है, वो भी आपको वहां पर मैटर मिल जाएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपियों में उतार सकते हैं। चलिए, इसके अलावा जो अपना नेक्स्ट आता है वो है अपना मुकुलन या फिर बडिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना
नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है मुकुलन या बडिंग। इस प्रक्रिया में होता क्या है, मुकुलन या बडिंग जो होती है वो होती क्या है कि जब कोई जीव, जैसे ये कोई जीव हो गया, मान लीजिए ये कोई जीव हो गया, इसके शरीर के बाहरी भाग पर, या तो बाहरी भाग पर या फिर इसके शरीर के मान लीजिए आंतरिक भाग पर, या तो बाहर या आंतरिक भाग पर कोई एक गांठ नुमा संरचना बन जाती है ना, या फिर एक उभार बन जाता है। ये दोनों क्या है, ये या तो शरीर के बाहर हो सकता है या फिर शरीर के अंदर। क्या बन गया, एक उभार बन गया, बाहर भी उभार बन गया या फिर अंदर भी हो सकता है। ये उभार शरीर के बाहर भी हो सकता है, शरीर के अंदर भी, लेकिन शरीर से चिपका हुआ होना चाहिए भाई, शरीर से चिपका होगा तभी तो उभार बनेगा ना। और ये उभार बन जाता है। इसके बाद में ये उभार जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, धीरे धीरे, जैसे ये मान लीजिए धीरे धीरे क्या होता गया, बड़ा होता गया, ठीक है ना। धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा, और बड़ा कैसे होगा, ये अपनी, ये जैसे ये मान लीजिए ये क्या होगी, जनक हो गया, ठीक है। तो ये उभार जो है वो अपनी जनक कोशिका से क्या लेगा, पोषण लेगा, और पोषण ले लेकर ये अगर मान लीजिए बड़ा हो रहा है, आकार में बड़ा हो गया है, ठीक है। और उसके बाद में एक ऐसा समय आएगा जब ये परिपक्व होकर यहाँ से टूटकर इससे अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। मुकुलन इस प्रक्रिया को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो उभार बना है, इस उभार को अपन क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, इस उभार को मुकुल कहते हैं, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं, बड कहते हैं। क्या कहते हैं, बड। और ध्यान रखिएगा, इसी शब्द का एक और नाम है, इसी को अपन कहते हैं कलिका। क्या कहते हैं, कलिका। अभी अभी जब एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर, तो मैंने उसी दिन शाम को ये चीज बताई थी कि आपके एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि कलिका द्वारा जो है वो किसके अंदर जो है अलैंगिक जनन होता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि ये जो है हमारे सामने, ये कौन है, हमारा हाइड्रा, और हाइड्रा के अंदर जो है किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, तो कलिका भी आ सकता है या फिर मुकुल भी आ सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम लेके आई हूँ आपके लिए कि ये एक हाइड्रा है, और हाइड्रा के अंदर आप देखो तो यहाँ से एक छोटी सी गांठ नुमा संरचना निकलती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बड कह सकते हो, मुकुल कह सकते हो, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, कलिका कह सकते हो। ये कलिका धीरे धीरे देखो आकार भी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, और फिर बड़ी होकर जब ये परिपक्व हो जाती है तो इससे क्या हो जाती है, देखो अलग हो जाती है ना। एक उभार निकला, और उभार फिर ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसे अपन क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को अपन क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या कह रहे हैं, मुकुलन कह रहे हैं। तो मुकुलन में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ही तो जीव है, ये एक ही जीव है, और एक ही जीव से जो है वो नया जीव और बन गया। एक ही जीव था और इसी से एक नया जीव बन गया, तो ये वाला जो जनन होगा वो लैंगिक होगा कि अलैंगिक, अलैंगिक जनन होगा, क्योंकि इसमें एक ही जीव ने भाग लिया। क्या इसमें कोई युग्मक बने, क्या कोई युग्मक बने, नर युग्मक, मादा युग्मक कुछ बना क्या, या फिर निषेचन जैसी कोई प्रक्रिया हुई क्या, नहीं हुई। डायरेक्ट एक जीव से नया जीव बन गया, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। और ये एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसे अपन क्या कह रहे हैं, मुकुलन। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर इसको, क्योंकि ये जो मुकुल है ये बाहर की ओर बना है, कहाँ बना है, ये बाहर की ओर बना है, इसीलिए इसके अंदर जब हाइड्रा में जो मुकुलन होता है इसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। ठीक है। अब आप कहोगे कि अगर बाह्य मुकुलन हो रहा है तो क्या किसी में आंतरिक मुकुलन भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। किसमें होता है, स्पंज के अंदर। स्पंज आप जानते होंगे, पोरीफेरा को ही अपन स्पंज कहते हैं। पोरीफेरा जो है हमारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें छिद्र पाए जाते हैं। और होता क्या है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर होता क्या है कि जो स्पंज होते हैं वो स्पंज, जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्पंज है, ठीक है, ये कोई स्पंज है, ठीक है। और इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा, कुछ कोशिकाओं का क्या बन जाएगा, यहाँ पर गुच्छा बन जाएगा। यहाँ पर कुछ कोशिकाओं का क्या बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा। इन कोशिकाओं के गुच्छों को अपन क्या कहते हैं, इनको अपन कहते हैं जेम्यूल। ध्यान से समझिएगा, और ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि जेम्यूल द्वारा जो जनन है वो किसमें होता है। तो यहाँ पर ये जो कोशिकाओं का गुच्छा बना है इसको तो अपन जेम्यूल कह रहे हैं। और ये रही आपके सामने जेम्यूल की संरचना, जिसमें आपको ऊपर की ओर दिखेगा एक छिद्र, इसको अपन कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं इसको, माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप अंदर की ओर ये देखो तो यहाँ पर कुछ कोशिकाएं आपको इसके अंदर दिखेगी, ये कुछ कोशिकाएं दिखेंगी। इन कोशिकाओं का स्पेशली नाम है, और इन कोशिकाओं को अपन कहते हैं आर्कियोसाइट। क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट। ठीक है, ये आर्कियोसाइट है। और आर्कियोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं इनको अपन पूर्ण शक्त कोशिकाएं भी कह सकते हैं। इन्हीं को अपन पूर्ण शक्त कोशिकाएं या टोटिपोटेंट सेल जो है वो कह सकते हैं। टोटिपोटेंट सेल या फिर पूर्ण शक्त कोशिकाएं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन कोशिकाओं में इतनी क्षमता है कि ये एक कोशिका से बहुत सारे नए जीव या बहुत एक बड़ा सा नया जीव बन सकता है।
इसी वजह से इसको पूर्ण शक्त कोशिका कह रहे हैं। और ये क्या है, ये पूर्ण शक्त कोशिका किसमें होती है, ये पूर्ण शक्त कोशिका जो है वो जेम्यूल के अंदर होती है। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये आपको जेम्यूल की संरचना नजर आ रही होगी। और ये जो आपको दिख रही है ये वाली, इसको अपन कंटिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंटिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। और यहां से ये देखो, ये माइक्रोपाइल छिद्र जो है, यहां से ये क्या निकल जाती है, बाहर की ओर निकल जाती है। कौन, आर्क्योसाइट बाहर निकल जाती है। और एक आर्क्योसाइट में इतनी क्षमता होती है कि वो एक पूरे जीव को जन्म दे सकती है। और ऐसी कोशिकाएं जो एक पूरे जीव को जन्म दे सकती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन पूर्ण शक्त कोशिकाएं कहते हैं। तो पूर्ण शक्त कोशिका कौन सी होगी, अपनी आर्क्योसाइट। अब ये जो जेम्यूल है, वो जेम्यूल शरीर के अंदर की ओर बनता है, जेम्यूल शरीर के अंदर की ओर बनता है। और ये भी एक प्रकार की गांठ नुमा संरचना हो गई। इसीलिए इसके अंदर जो है, यानी कि ये स्पंज जो है, स्पंज में कौन सा होता है, आंतरिक मुकुलन होता है। आंतरिक मुकुलन की प्रक्रिया इसके अंदर पाई जाती है, किसमें, स्पंज के अंदर, ठीक है। और आंतरिक मुकुलन जो होता है वो कौन सी संरचना के द्वारा, इस जेम्यूल के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, जेम्यूल बोलेंगे। यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। न्यूक्लियस बनेंगे। हाँ, इस बार बायोलॉजी का पेपर इजी आया था। हर बार ही इजी आता है, अगर हम ढंग से पढ़े तो, अच्छे से पढ़े तो देखो हमेशा ही इजी ही आएगा, है ना। और अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हमें उस चीज का कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो हमारे लिए हार्ड हो जाएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो हम हर एक चीज को क्लियर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है ये वाला आप डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम के लिए अपना डायग्राम बनाना है ना, तो एग्जाम के लिए यहाँ पर ये डायग्राम जो है आप हाइड्रा का बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक मैंने और डायग्राम बनाया है, ये है यीस्ट। कौन है, अपनी यीस्ट। यीस्ट के अंदर भी मुकुलन होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यीस्ट के अंदर भी मुकुलन के द्वारा ही जनन की प्रक्रिया होती है, तो ये भी यीस्ट का है। जैसे इसके अंदर भी एक उभार बना, ये उभार, और ये उभार बड़ा होता, देखो ऐसे बड़ा हो गया, इसी को अपन मुकुल कह रहे हैं। और फिर बाद में ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी के अंदर ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। वो वाले तो चलो रंगीन डायग्राम है, अपन नहीं बना सकते, पर ये तो बना सकते हैं ना, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना बीजाणु निर्माण, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में होते क्या है, बीजाणु का निर्माण होता है कुछ जीवों के अंदर। और वो जो बीजाणु होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। इसके अलावा वो चल प्रकार के या फिर वो अचल प्रकार के भी हो सकते हैं। चल का मतलब जिनमें फ्लेजिला होगा और वो गति कर सकते हैं, अचल का मतलब जो गति नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने डायग्राम दे रखा है, ये है अपना क्लेमाइडोमोनास। क्या है, क्लेमाइडोमोनास। इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखो, यहाँ पर छोटे छोटे से बीजाणु बनेंगे। और ये बीजाणु के अंदर क्या लगे हुए हैं, फ्लेजिला लगे हुए हैं। और ये बाहर निकल जाएंगे और इस प्रकार से ये जनन की प्रक्रिया हो जाएगी। यही आगे जाकर वापस से क्लेमाइडोमोनास बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको जो है वो आपको दिखेगी क्या, पेनिसिलिन। क्या दिखेगी आपको, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के अंदर भी यहाँ पर क्या होता है, आपको जो सामने दिखाई दे रहा ना, ये डायग्राम है अपना पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन के अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण के द्वारा जो है वो जनन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ऊपर की ओर आपको दिखेंगे छोटी छोटी सी गोल गोल संरचनाएं, इनको अपन कहते हैं कोनिडिया। क्या बोलते हैं इनको, कोनिडिया। और कोनिडिया जो है, कोनिडिया के अंदर ही क्या इसका निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। और जब ये कोनिडिया फटते हैं तो बीजाणु बाहर निकल जाते हैं और आगे जाकर फिर से नई जनन की प्रक्रिया कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये वाले डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। जैसे कि ये क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम हो गया और ये हो गया अपना पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन में इस प्रकार से आप ये डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। और यहाँ से आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली थोड़ी बहुत थ्योरी भी आप लिख सकते हो। चलिए, और ये वाली जो निचले वाली संरचना है, ये जो दिख रही है आपको, वो क्या है, अपनी कोनिडियोफोर, ठीक है। अब ये सारे के सारे अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर तो वो उस पे देखो, इस पे सारे नोट्स उपलब्ध करवाना पॉसिबल नहीं है ना, तो वो आपको उस पे मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक और रहेगी अपना पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन को अपन कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि कब जब कोई जीव जो है, जब कोई जीव जिसका कोई मान लीजिए खंड टूट गया या कोई पार्ट टूट गया, शरीर का कोई पार्ट टूट गया, तो वो पार्ट जो है वो पुनः बन जाता है। क्या होता है, पुनः बन जाता है। इस प्रक्रिया को अपन रीजनरेशन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपने चिपकली को देखा होगा,
चिपकली की अगर पूंछ काट दी जाए तो उसकी पूंछ जो है वो फिर से बन जाती है ना। इसी को अपन क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन, पुनः उद्भवन, फिर से बन गया है। ठीक है, जैसे कि ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें इसका, तो वो होता है अपना प्लेनेरिया। क्या होता है, प्लेनेरिया। अब प्लेन एरिया के अंदर अगर आप यहाँ पर देखो, ये रहा अपना प्लेन एरिया। इस प्लेन एरिया को अगर आप देखो तो इसका मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से अपन 3 खंडों में इसको तोड़ देते हैं। ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, और ये बीच का पार्ट हो गया, और ये सबसे पीछे वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर होता क्या है कि ये जो मुख वाला पार्ट है इसका फिर से नीचे वाला पार्ट बन जाएगा। ये तो मुख वाला तो बना हुआ ही है, इसके पीछे नीचे वाला पार्ट बन जाएगा, और ये एक होकर एक नया प्लेन एरिया बना देगा। इसमें भी अगर आप देखो तो इसमें ये बीच वाला पार्ट है तो इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट फिर से बन गया और एक नया प्लेन एरिया बना दिया। नीचे वाला जो पार्ट है इसका फिर से ऊपर वाला पार्ट बन जाता है और एक नया प्लेन एरिया बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर खंड टूट गए हैं, उन खंडों से ही वापस क्या हो जाते हैं, नए जीव बन जाते हैं, या नया जो उसका पार्ट है वो लगकर एक नया जीव बन जाता है। तो ये कहलाता है अपना पुनरुद्भवन या फिर रीजनरेशन। आ गया होगा समझ में आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये डायग्राम आप ये बना सकते हो, इसमें ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये तो प्रकार तो हो गए। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं क्या, अलैंगिक जनन की हानियां। अच्छा, फायदा क्या है अलैंगिक जनन का, फायदा क्या है वो मैं वैसे बता देती हूँ आपको। अलैंगिक जनन का फायदा क्या है, तो अलैंगिक जनन जो है उसमें एक ही जीव से नया जीव बनता है, तो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो जनन की प्रक्रिया होती है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है, और इसमें समय कम लगता है क्योंकि इसमें ना तो युग्मक निर्माण की जरूरत होती है और ना ही वहां पर निषेचन की जरूरत होती है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी जो है इसमें जनन की प्रोसेस हो जाती है, कुछ ही समय में बहुत सारी जनसंख्या बन जाती है इसकी। ठीक है, और समय भी कम लगता है, ना ही 2 जनकों की आवश्यकता होती है, एक ही जनक से नया जीव बन जाता है। ये फायदे तो अपन जानते हैं, लेकिन हानियां भी है, नुकसान भी है। जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी है। नुकसान क्या है, तो ये जनन की क्या है, तीव्र विधि है, और इसकी वजह से संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो भीड़ भाड़ को ये क्या देती है, बढ़ावा देती है। ठीक है ना, इसमें आनुवंशिक पदार्थों का संलयन नहीं होता है। अब ये चीज थोड़ी सी समझने जैसी है, लेकिन ये अपन आगे समझेंगे। आनुवंशिक पदार्थ का संयोजन का मतलब क्या है, कि अगर 2 जनक होंगे, 2 जनक के अंदर, 2 जनकों के अंदर अगर युग्मक बन रहे हैं और वो युग्मकों का संलयन हो रहा है, तो उस संलयन के द्वारा जो बना हुआ युग्मनज है, उस युग्मनज में नर के भी गुण आएंगे, मादा के भी गुण आएंगे, है ना। तो वहां पर जो है अनुवांशिक पदार्थ क्या हो गए, संलयित हो गए या फिर एक हो गए। लेकिन यहाँ पर एक ही जीव से नया जीव बन रहा है, तो अनुवांशिक पदार्थ नया तो कोई आया ही नहीं, पुराना का पुराना ही अनुवांशिक पदार्थ जो है वो आगे की ओर जा रहा है। तो इससे कोई भी विभिन्नताएं नहीं आएगी, विभिन्नताएं नहीं आएगी। जो जीव होगा, जो नया जीव होगा, वो बिल्कुल अपने जनक के समान ही होगा। ठीक है, और इसकी वजह से उद्ध विकास में भी कोई योगदान इसका नहीं होता है। उद्ध विकास यानी धीरे धीरे जो विकास होता है, नई जनरेशन, जैसे अपन कहते हैं ना कि हम लोग तो बंदर की संतान है, हालांकि बंदर नहीं होते हैं, पर बंदरों से हम लोग बने हैं। तो बंदर कैसे होते थे और आज हम लोग कैसे हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसी को अपन उद्ध विकास कहते हैं। तो ये प्रोसेस इनमें नहीं होगी क्योंकि इनके अंदर कोई नई चीज नहीं आ रही, वो कि वो पुरानी पुरानी चीजें जो है वो रटी जा रही है। ठीक है, इसके अलावा उत्पन्न संतति में नई विभिन्नता नहीं आने के कारण उसमें वातावरण के प्रति अनुकूलन लक्षण कम विकसित होते हैं। ठीक है, नया जीव में नया लक्षण तो कोई आ नहीं रहा है, तो जो वातावरण होगा, वातावरण चेंज हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहे, तो वो जो चेंज नहीं हो रहे वो उस नए वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और इसमें जीन विनिमय नहीं होगा, जिसके कारण नई सहलग्नता विकसित नहीं होगी। अब ये जीन विनिमय और सहलग्नता क्या होती है, ये अपन पढ़ेंगे 5th चैप्टर और 6th चैप्टर के अंदर। 5th चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे तो मेनली, तो उसके अंदर समझाऊंगी मैं आपको। तो आज क्लास अपन पहले तो यही समाप्त करते हैं, और कल जो है हम लोग इसी समय पर 6 बजे हमारी क्लास होगी, और सभी बच्चे 6 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे जो है वो अब्सेंट थे, है ना, उठे ही नहीं बच्चे। तो सभी बच्चे 6 बजे उठ जाएंगे और 6 बजे अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में जो भी आपका काम होता है वो आप कर सकते हैं, है ना। आपको स्कूल जाना हो या कोई भी अदर कोई काम हो तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश माइंड में अपन सुबह सुबह पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा याद होगा, अपन नोट्स भी अच्छे से बना पाएंगे, और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपन जो है कलेक्ट कर पाएंगे अपने माइंड के अंदर। ठीक है, चलिए आपका कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है। हाँ, ऑफलाइन के अंदर अपन नीट का उसी के साथ में पढ़ेंगे। आधे से ज्यादा नहीं बच्चा, बहुत ज्यादा आया था अपने पढ़ाया हुआ।
ठीक है। हाँ, यूट्यूब के ऊपर मैंने सारी चीज़ें नहीं ली थी, इसी वज़ह से, वरना अगर आप देखो तो अगर हमने जो 1 दिन पहले जो क्लास ली थी, है ना? 1 दिन और 2 दिन पहले जो अपन ने क्लास ली थी शाम को, उसमें से ज़्यादातर पोर्शन जो है वो अपना वही आया था 12th का, जो कि मैंने बताया था। 12th के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने यहाँ पर आपको बताए थे, है ना? तो अगर आप कंटिन्यू होते और और इसके अलावा जो है मैंने ऑफलाइन और जो ऑनलाइन के जो बच्चे थे, है ना? उनको बार-बार यही चीज़ें बताई थी कि भई ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया। एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। हमारे जो ऑफलाइन बैच है उनमें बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 भी आ रहे हैं, है ना? तो अगर आप कंटिन्यू बने रहते हो तो आपके पूरे में से पूरे लाने की चांसेस जो है या गारंटी जो है वो हमारी होती है, और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप कंटिन्यू कोई चीज़ों को देखते हो। हाँ, मैं यहाँ पर भी कोशिश करूँगी कि पूरा कोर्स करवाने की, लेकिन आप जो है ज़्यादा अगर अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हो, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से झंडे गाड़ना चाहते हो और 100 में से पूरे 100 नंबर लाना चाहते हो, पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हो, हालाँकि उसमें से आधे नंबर तो आपके प्रैक्टिकल के होंगे, लेकिन जितना भी थ्योरी का पोर्शन आप कवर करना चाहते हो, नोट्स के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में, लाइव क्लासेस के साथ में, तो वो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं कहाँ पर? अडानिया ऐप के ऊपर जाकर। और अभी जो है ऐप के ऊपर बहुत ही सस्ते में, बहुत ही हमने प्राइस जो है वो बहुत कम रखी है इसकी, क्योंकि उसमें आपको नीट का पोर्शन भी मिलेगा, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको पूरा का पूरा टेस्ट जो सीरीज है वो सारी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, और आपको नोट्स मिलने वाले हैं। ये जो नोट्स हैं आपके सामने, ये सारे के सारे नोट्स वहाँ पर आपको कंप्लीटली मिलेंगे, है ना? तो इतनी प्राइस तो रखना आपको पता ही है कि देखिए इतना तो बनता ही है, वरना हम जब नोट्स देते हैं तो उसी की कम से कम 2-3 हज़ार तो उसी के हम ऑफलाइन में बेच में रख देते हैं अपन फीस, है ना? और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिए। हाँ, ऐप के ऊपर अपन 2-3 दिनों से 2-3 दिनों के बाद में क्लास रख लेंगे, और जैसा भी बच्चों को सूटेबल होगा वैसे ही हम टाइम वहाँ पर सेट कर लेंगे। ठीक है? 2-3 दिनों के अंदर-अंदर आपके वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। ठीक है? तो सभी बच्चे कल 6 बजे मॉर्निंग के अंदर आप आ जाइएगा, और ये वाले जो आज अपन ने पढ़े हैं वो सारे के सारे नोट्स जो है वो आपकी कॉपी में होने चाहिए, ताकि आप रिवीजन करो आगे जाकर। तो रिवीजन के अंदर आपको ये चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा वापस फिर से याद आ जाए, है ना? वरना एक बार क्लास देखने से तो कोई चीज़ें याद होती नहीं है, और जो-जो चीज़ें आज मैंने खास-खास पॉइंट बताए हैं उनको आपको याद रखने हैं। थैंक यू एंड बाय-बाय।